नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जनवरी के इस ठंडे मौसम में चुनावी सरगर्मी ने दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पारा हाई कर दिया है। पहले दौर के लिए नामांकन हो चुका है। उम्मीदवारों के साथ साथ हर पार्टी के बड़े नेता अब प्रचार पर फोकस बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में एक ही सवाल है कि 10 मार्च को क्या होगा, किसकी होली होगी और होली से पहले किसकी होगी हार। जी हाँ, जनता ने करीब करीब अपना मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा या सियासी पिच पर साइकिल दौड़ेगी। हाथ और हाथी के प्रदर्शन में कितना बदलाव होगा। उत्तराखंड में धामी की धमक बरकरार रहेगी या कांग्रेस दे पाएगी बीजेपी सरकार को टक्कर। बिल्कुल आस्था, आज हम इन सारे सवालों के जवाब अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। अगले 2 घंटे में हम महापोल दिखाने वाले हैं। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स किस पार्टी को अपना जनादेश दे सकते हैं, 10 मार्च को किस पार्टी की सरकार बन सकती है, उत्तराखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपसे थोड़ी देर में ही हम अपने दर्शकों को महापोल के नतीजे दिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल्स के साथ और उसके बाद महापोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। महापोल के आंकड़े आपको हम दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन बता भी दें आपको कि न्यूज 18 ने महापोल किया है। महापोल के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्यों के वोटर्स की राय हमने ली है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों के लोगों की राय हमने जानी है और आंकड़े भी जुटाए हैं। कुल मिलाकर 7 अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने आंकड़ों का विश्लेषण किया है। न्यूज 18 ने उन सभी एजेंसियों के आंकड़ों का एक औसत निकाला और इस महापोल को तैयार किया है आपके लिए। 7 एजेंसियों के आंकड़ों के औसत से हर पार्टी की सीटों का अनुमान निकाला गया है। तो 10 मार्च को आखिर किसकी बनेगी सरकार, न्यूज 18 लेकर आया है आपके लिए ये महापोल। यूपी उत्तराखंड का ये महा ओपिनियन पोल। अब से थोड़ी देर बाद हम ये आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर देवभूमि को किसका आशीर्वाद मिलेगा। पहाड़ पर क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में कांग्रेस क्या वापसी कर पाएगी, इन सभी सवालों के मिलेंगे जवाब। तो महापोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि न्यूज 18 ने महापोल किया कैसे है। महापोल के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्यों के वोटर्स की हमने राय ली है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने लोगों की राय जानी है और आंकड़े जुटाए हैं और 7 अलग अलग सर्वे एजेंसीज ने आंकड़ों का विश्लेषण किया है और न्यूज 18 ने सभी एजेंसियों के आंकड़ों का औसत निकाला है और इस महापोल को आपके लिए तैयार किया है। 7 एजेंसियों के आंकड़ों के औसत से हर पार्टी की सीटों का अनुमान लगाया गया है। तो न्यूज 18 का ये महापोल आपके लिए किस तरह हमने तैयार किया है। तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के औसत का अनुमान हमने लगाया। आंकड़ों के औसत से हर पार्टी की क्या स्थिति राज्य के अंदर है उसका डेटा हमने जुटाया है। कुल मिलाकर 7 एजेंसियां हैं जिन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए और उस पर हमने आपके लिए खास तौर पर विश्लेषण करके इस महापोल को तैयार किया है। सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों से ये महापोल निकल करके सामने आया है, जिसमें तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आखिर किसकी सरकार बन सकती है। फिलहाल जनता का मिजाज क्या कहता है, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश है बीएसपी समर्थक। आसिफ रिजवी प्रवक्ता है कांग्रेस के। मनोज रघुवंशी जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम चर्चा करेंगे और एक एक करके वो तमाम आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखेंगे जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जनता का यानी पब्लिक का मूड फिलहाल किसकी तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले मनोज रघुवंशी जी का हम रुख करना चाहेंगे। मनोज जी, यूपी उत्तराखंड की बात करें तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी चीजों पर बहुत पैनी नजर रख रहे हैं। इस पूरे चुनाव को आप कवर कर रहे हैं, इसे फॉलो कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, आपका आकलन फिलहाल क्या कहता है? इस महापोल का आंकड़ा हम सामने रखें, लेकिन उससे पहले आपकी राय क्या कहती है? आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब आपके पास महापोल है, ओपिनियन पोल आपके पास है ही और जवाब आपको मालूम है, तो अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा अगर सही साबित हुआ तो बहुत ही जल्दी जो है वो मेरी वाहवाह हो जाएगी, लेकिन अगर गलत साबित हुआ तो मेरा क्या हाल होगा। तो आपने इतनी मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मतलब फिर भी एक जवाब देता हूं आपको।
देखिए मतलब मान लीजिए एक रेस है, तो उसके अंदर जो आखिरी दौर होता है रेस का, उसके अंदर डिटरमिन होता है कि कौन धावक, कौन दौड़ने वाला खिलाड़ी जीता। तो अभी ये आखिरी दौर का स्वरूप एक बार मेरी नजर में एक बार ये अनरेवल होना, अनकवर होना बाकी है। अगर तो बात बिल्कुल हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की हुई तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत शान से जीतेंगे। लेकिन अगर बात जात पात पे अटक गई तो फिर तो मतलब मैं नहीं जानता क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल मनोज जी, तो आपका आकलन ये है कि बात अगर हिंदुत्व की हुई तो शानदार तरीके से बीजेपी की वापसी होगी, लेकिन जात पात के बीच अगर पेच फंस गया तो फिर मामला पलट भी सकता है। बहरहाल ये पूरा सर्वे इस वक्त हमारे हाथ में है, आंकड़ा हमारे पास आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक जितनी एजेंसियों या फिर मीडिया हाउसेस ने सर्वे किया है उनके आंकड़े फिलहाल क्या कहते हैं। चलिए एक एक करके तमाम आंकड़े हम आपको सामने रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 403, बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा चाहिए। और सबसे पहले आप देखिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने कितनी सीट्स दी हैं। बीजेपी को 223 से 235 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 145 से 157 सीटें एसपी को मिल सकती हैं। बीएसपी की बात करें तो 8 से 16 सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। और कांग्रेस की बात करें तो 3 से 7 सीटों का अनुमान फिलहाल कांग्रेस के लिए लगाया गया है। अब हम अगली एजेंसी की तरफ बढ़ते हैं, उसने क्या आंकड़ा सामने रखा है। इंडिया टीवी, बीजेपी प्लस 230 से 235 सीटें मिल सकती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को 160 से 165 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें फिलहाल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगली एजेंसी का अब हम रुख करेंगे, रिपब्लिक और मार्क। यहां से क्या डेटा निकलकर सामने आ रहा है, देखिए बीजेपी और उसके अलायंस को 252 से 272 सीटें मिलती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को 111 से 131 सीटें, बसपा की बात करें तो 8 से 16 सीटें और कांग्रेस की बात करें तो 309 सीटें फिलहाल उसे मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज एक्स और पोल स्टार्ट का डेटा क्या कह रहा है। बीजेपी प्लस 235 से 245 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस 120 से 130 सीटें, बीएसपी 13 से 16 सीटें और कांग्रेस 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान इस आंकड़े के हिसाब से लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, टाइम्स नाउ और वीटो का सर्वे क्या कह रहा है। बीजेपी प्लस को 227 से 254 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्लस को 136 से 151 सीटें, बीएसपी को 8 से 14 सीटें और कांग्रेस को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान इस आंकड़े के मुताबिक दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जी और डिजाइन बॉक्स की बात करें तो बीजेपी प्लस यानी उसकी सहयोगी पार्टियों को 245 से 267 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी और उसकी अलायंस पार्टीज को 125 से 148 सीटें, बीएसपी को 5 से 9 सीटें और कांग्रेस को 307 सीटें मिलने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। इंडिया न्यूज और जन की बात, इसका सर्वे क्या कहता है वो भी जान लीजिए। बीजेपी प्लस 226 से 246 सीटें, समाजवादी पार्टी प्लस 144 से 160 सीटें, बीएसपी को 8 से 12 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है तो कांग्रेस के खाते में 0 से या फिर मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे के हिसाब से लगाया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम एजेंसियां क्या कह रही हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन अब न्यूज 18 का महापोल भी जान लीजिए जो खास तौर पर विश्लेषण करके हमने आपके लिए तैयार किया है। बीजेपी प्लस यानी उसकी सहयोगी पार्टियों समेत बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इन विधानसभा चुनाव में, यानी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस की सीटें भी आप जान लीजिए। फिलहाल एक एक करके तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने कितनी सीट किस पार्टी को दी है, अनुमान क्या लगाया है, जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है वो भी आप जान लीजिए। कुल मिलाकर 7 मीडिया हाउसेस और एजेंसीज का डेटा हमने आपके सामने रखा है। कुल विधानसभा सीटें 403, जीत के लिए बहुमत का 202 का आंकड़ा जरूरी। लेकिन एक खास बात जो ज्यादातर के सर्वे में निकलकर सामने आई है कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां बहुत आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को अगर आप देखें तो 2017 के चुनावों से उसका परफॉर्मेंस सुधरा जरूर है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो काफी पिछड़ी हुई है। बीएसपी की हालत भी पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे रिजल्ट में गिरावट आई है और कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। फिलहाल आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और न्यूज 18 का यह महापोल भी इसी तरफ इशारा कर रहा है।
थोड़ी देर में हम वो स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे विश्लेषण के बाद ये आंकड़ा निकल के सामने आया है। बीजेपी प्लस 235 से 249 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप देख लीजिए कि जनता जो है 235 से 249 सीटें देने के मूड में, बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टियों को। समाजवादी पार्टी 137 से 147 सीटें ला सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो 2017 से तो ज्यादा है लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। तो दो बड़ी पार्टियां जो निकल के सामने आई हैं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अलायंस के साथ मिलकर आसानी से बहुमत का आंकड़ा छूती दिख रही है। समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी पीछे है लेकिन 2017 से परफॉर्मेंस सुधा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी 7 से 13 सीटें मिलने का आकलन जो है उसको किया जा रहा है। 7 से 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की स्थिति को भी जान लेते हैं कि कांग्रेस फिलहाल कहां खड़ी नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के बाद ये लीजिए कांग्रेस का भी आंकड़ा आपके सामने है। 3 से 7 सीटों के बीच में संतोष करना पड़ सकता है कांग्रेस को, जो कि 2017 से भी खराब परफॉर्मेंस है। तो कांग्रेस जहां पर आज बड़ी खबर ये रही, प्रियंका गांधी ने अपने खुद से पूछे हुए सवाल पर ये कहा कि हां मैं चेहरा हूं, कोई और चेहरा मेरे अलावा क्या आपको यूपी में नजर आता है। हालांकि ये डेटा उससे पहले का है, लेकिन देखिए कांग्रेस जितनी भी कैंपेनिंग अभी तक कर चुकी है उसके आधार पर 3 से 7 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ गोप जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी सरकार में। गोप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये तमाम डेटा आपने देखा, ये आंकड़े आपने देखे, समाजवादी पार्टी 2017 से तो आगे बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी जी, आस्था जी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं गोप जी? जी जी, सुन रहे हैं, जी, आप सुन रहे हैं। स्पष्ट सवाल यही है कि हमने महापोल का डेटा सामने रखा है जिसमें समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं वो बहुमत से काफी पीछे हैं। 2017 से आपका परफॉर्मेंस जरूर सुधरता हुआ दिख रहा है लेकिन अब भी अपने दम पर या अपने अलायंस पार्टियों के साथ मिलकर आप सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। आस्था जी, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर क्लियर कट मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जितने पोल आ रहे हैं इनके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सही सर्वे गांव के लोग करते हैं। बिल्कुल जी जी, आपको सुन पा रहे हैं हम। हेलो? गोप जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जो सही सर्वे गांव के लोग करते हैं उन्होंने अपना सर्वे भी कर लिया है, फैसला भी सुना दिया है। जो चुनाव की तारीखें आ गई हैं, मतदान होने दीजिए। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च को जब गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। हमारे जो सहयोगी दल उनके साथ मिलकर हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल उत्तर प्रदेश को ग्रामीण और शहरी 2 भागों में बांट करके चल रहे हैं और ग्रामीण इलाकों से आपको काफी उम्मीदें हैं। तो फिलहाल इन आंकड़ों को आप खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मैं ये जितने पोल आए मैं सबको खारिज कर रहा हूँ। गांव और शहर में दोनों जगह समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका कारण है कि नौजवान जो बेरोजगार है वो अपने रोजगार की तलाश के लिए घूम रहा है, किसान अपने वाजिब मूल्य के लिए घूम रहा है, महिलाएं पेंशन के लिए घूम रही हैं, गरीब आवास के लिए घूम रहा है। इतनी खराब सरकार आजादी के बाद कभी नहीं बनी जो न किसान की, न गरीब की, न नौजवान की, न छात्र की, न व्यापारी की। ठीक है, इन तमाम मुद्दों को आपने बड़ा किया, इन तमाम मुद्दों को आप जनता के बीच ले गए, लेकिन फिलहाल जो तमाम एजेंसियां सर्वे कर रही हैं और उसके बाद जो न्यूज 18 का भी महापोल है वो आपको बहुमत से काफी पीछे दिखा रहा है, लेकिन आप इस सब को खारिज कर रहे हैं। संजीव बालियान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। संजीव बालियान जी, सपा की तरफ से तो खारिज किया जा रहा है इन तमाम आंकड़ों को और वो कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है वो पलट कर रख देगी सब कुछ। हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गांव में नहीं है? पिछली बार भी सभी ज़्यादातर ग्रामीण सीटें हमने जीती, शहरी भी जीती और ग्रामीण भी। इनकी समस्या यही है कि ये कहते हैं हम गांव में हैं, हम कहते हैं हम गांव में भी हैं और हम शहर में भी हैं।
जी बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वहां की जनता का मिजाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। तो ये सारे मुद्दे आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ये दरअसल बड़े मुद्दे हैं जिसको सपा उठा रही है और इसी के बूते दम भर रही है कि वो बहुमत से आएगी। बड़ी अजीब बात है कि समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक यहीं थी और वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। इनके राज में तो महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। ग्रामीण रास्तों में तो ये हालत थी कि शाम के समय जाओ तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। चोरी, डकैती, राजनी, अपराधीकरण पूरी तरह से राजनीति का समाजवादी पार्टी के समय में हुआ। और आज वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि 5 साल पहले की सरकार को भूल जाएं। 5 साल पहले की सारी बातें 12 से 17 के बीच की सबको याद है। इस पूरा उत्तर प्रदेश उस बात को याद करता है कि 2012 से 17 के बीच में कैसी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बार यदि उत्तर प्रदेश को हम बात करें, पश्चिमी यूपी जहां पे बहुतेरी सीटें हैं, पूर्वी यूपी, अलग अलग कैटेगराइज करके हम बात करें तो पश्चिमी यूपी में एक बड़ा समीकरण समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, मुस्लिम और जाटों को साथ मिलाने की कोशिश यहां पे की जा रही है। तो इसके लिहाज से कितनी बड़ी टक्कर भाजपा देने जा रही है? क्योंकि अमित शाह के दौरे भी हम देख रहे हैं, गृह मंत्री के दौरे बहुत हद तक पश्चिमी यूपी में जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। काफी सक्रियता खुद मुख्यमंत्री ने भी पश्चिमी यूपी में दिखाई है। तो आप लोगों ने भी एक तरह से जान फूंक रखी है, लेकिन दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो जाटों और मुस्लिमों को साथ लाने के लिए आरएलडी और एसपी ने भी बनाया। इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर में हूं और 2019 में सिर्फ यही नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इनके साथ थी। उसके बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती जब ये सब लोग साथ थे। और अब ये जो समीकरण की बात है कि जाट समीकरण, मुस्लिम समीकरण, समीकरणों की बात नहीं रही। अब बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी सड़कें सपा सरकार में थी या हमारी सरकार में? 24 घंटे बिजली हमारी सरकार में मिलती थी या सपा सरकार में मिलती है? जो अपराध मुक्त हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश, आज कहीं कोई अपराधी दिखाई नहीं देता, ये सब लोग कहते हैं। तो जो पिछले 5 साल में काम हुआ है और 7.5 साल में पिछली केंद्र सरकार ने जो काम किया है, हम अपने काम के आधार पर जा रहे हैं और ये लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अगर पिछले 5 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड पढ़ लीजिए और उससे पिछले 5 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड पढ़ लीजिए समाजवादी पार्टी का, इनके पास फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर और जाति के आधार पर वोट मांग रही है समाजवादी पार्टी। अपने काम के आधार पर कभी वोट मांगने लायक है भी नहीं। ठीक है सर, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं अरविंद गोप से। अरविंद गोप जी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कह रहे हैं कि हम काम के आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं और उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति की है और उसी आधार पर आप लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग याद कर रहे हैं, पिछले 5 साल में अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को हाथ में लैपटॉप दिया था, गरीबों को रोजगार दिया था, और आगरा एक्सप्रेस में हमने 22 महीने बना के तैयार किया था, कैंसर अस्पताल बनाया था, और जो सबसे बड़ी जो वर्ल्ड क्लास का रिवर फ्रंट बना रहे थे वो इनकी सरकार ने रोक दिया। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोकदल लोग मिल के हम लोग उनका सफाया करने जा रहे हैं। ईमानदारी की बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी कुछ बचा नहीं है, केवल सर्वे के दम पे और विज्ञापन के दम पे और जो अफवाह फैलाने की इनका पुरानी आदत उसके दम पे सरकार में वापस आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उत्तर प्रदेश जनता सारी बातों को समझती है। उत्तर प्रदेश जनता ने फैसला ले लिया है, हम भी 30 साल से सक्रिय सियासत में हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी खराब सरकार कभी नहीं आई जो एक वर्ग किसी का काम नहीं कर पाए। ये केवल भाषण देते हैं, भाषण से काम नहीं चलने वाला है। हमारा देश का अन्नदाता किसान जो 1 साल सड़क पर बैठा रहा, मैं संजीव बालियान साहब से पूछना चाहता हूँ, हमारे मित्र हैं, इनकी कौन सी बात हम सही मान लें? अगर किसान 1 साल बैठा रहा तो फिर उन बिल को क्यों वापस किया? ठीक है, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन आपके इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से। संजीव बालियान जी, आप खुद भी एक किसान हैं, आप किसानों के बीच में रहते हैं। अरविंद गोप ये कह रहे हैं कि किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, उसकी नाराजगी का क्या? देखिए, मेरा एक निवेदन है, जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछिए। अब गोप साहब हमारे भाई हैं, हमें इस तरह से
टीवी पे एक दूसरे से सवाल जवाब मत करवाइए। आप मेरे से जो पूछना चाहते हैं मैं इस बात का जवाब सर, यही सवाल है, निवेदन है, यही सवाल है सर, किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। आप खुद एक किसान है, आप किसानों के बीच जाते हैं, किसानों के आंदोलन का, उनकी नाराजगी का कुछ असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या नहीं? 36,000 देखिए 36,000 करोड़ का कर्ज माफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के साथ किया, और बहुत से ऐसे काम थे, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के लिए शुरू हुई है। और जहां तक बात यह है कि आंदोलन चला, प्रधानमंत्री ने पूरे देश में किसानों से कहा कि हम आपको नहीं समझा पाए। हम जिस दिन उन्होंने आंदोलन बिल वापस लिए थे, आंदोलन वापस हुआ, उसके बाद ये तो चाहते थे कि आंदोलन चले, क्योंकि इनके पास आंदोलन के अलावा कहने के लिए कोई बात नहीं, कोई अचीवमेंट इनकी कभी रही नहीं। भारतीय जिस दिन आंदोलन समाप्त हुआ, किसानों की बात, किसानों की मांग मानी गई, उसके बाद हम किसान के बीच में गए हैं अपनी बात कहने के लिए। जो किसान के लिए हमने किया, जो पूरे 5 साल का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार का केंद्र और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो किया, हम उसे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये उसी किसान आंदोलन को उठा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए समाजवादी पार्टी हो या और पार्टियां हो, किसी पार्टी के पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पश्चिमी यूपी में जाटों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही तादाद में है, और ये भी कहा जाता है कि जाट जिस तरफ गया पश्चिमी यूपी में फतेह उसकी हुई, अगर एक मुश्त जाट गया। लेकिन इस बार आरएलडी को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन करके हाल ही में कुछ टिकट ऐसे सामने आए जिसके बाद ये कहा गया कि जाट नाराज है, कुछ जाट बाहुल्य सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिए गए। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह इसको देख रही है, जाट किस तरफ है? देखिए 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने एक मुश्त जाटों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दी, और इस बार भी जाटों को सबको अच्छी तरह पता है कि जो व्यवहार, जो उनका इस्तेमाल किया गया टिकट देने में, वो सबको पता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस समय हालात। और दूसरी बात, कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट ये नहीं चाहेगा कि वो वोट किसी पार्टी को दे। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव को बनना है। अखिलेश यादव की नीतियों से, उसकी नीयत से 2012 से 17 के कार्यकाल, जब हमें दंगे मिले, हमें मुकदमे मिले, हमारे ब्लैक लिस्टेड था पश्चिम उत्तर प्रदेश, 2-2 फुट के गड्ढे थे यहाँ सड़कों पे, 4 से 5 घंटे यहाँ बिजली आती थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, वो जाट हो या किसी भी जाति का हो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्हें अच्छी तरह पता है कि वोट लोकदल को दो या किसी और को दो, वो इनडायरेक्ट रूप से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट का इस्तेमाल होगा। जब कंपैरिजन होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो 100% जाट कोई किसी पार्टी में भी हो, वो भी ये चाहेगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बने, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बालियान जी, न्यूज़ 18 यूपी के साथ जुड़ने के लिए, और यहां पर आपने एग्जिट पोल को देखने के बाद अपनी राय रखी। लेकिन जो महापोल हम दिखा रहे हैं उस पर हम सिद्धार्थनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्होंने रिएक्शन दिया है, वो हम आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले जाते जाते संजीव बालियान जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक मुलाकात आपकी नरेश टिकैत से हुई थी, जिसके बाद उनके सुर ही बदल गए। जो नरेश टिकैत पहले एसपी और आरएलडी गठबंधन के साथ जाने की बात करते थे, आपसे मिलने के बाद वो कहने लगे कि अब हम न्यूट्रल है। क्या बातचीत आप लोगों के बीच में हुई, कैसे साध लिया आपने उनको, माना जाए क्या ये? देखिए, वो बालियान खाप के चौधरी भी हैं किसान नेता होने के साथ साथ, और मैं उसी खाप का सदस्य हूं। हमारे यहाँ खाप चौधरी का दर्जा एक परिवार के मुखिया का होता है। उनका ऑपरेशन हुआ था, मैं उनके कुशलक्षेम जानने के लिए उनके पास गया था। और जब भी चुनाव आते हैं, ये तो दूसरी पार्टी वाले तो कभी कभी उनको याद करते हैं, कोई भी चुनाव आया हो, जो भी हम चुनाव लड़े, लोकसभा विधानसभा, सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए मैं उनके पास गया। और भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से अराजनीतिक रही है, और इस बार भी उन्होंने कहा है कि वो किसी का साथ नहीं देंगे, सब लोग स्वयं पर निर्णय लें। उनकी अच्छी बात है, वो किसान हित की बात करते हैं, हम उनकी बात का सम्मान करते हैं। किसानों की बात उठाने वाले संगठन भी होने चाहिए देश में, तो अच्छी बात है कि टिकैत साहब ने कहा कि हमें किसी का समर्थन नहीं करेंगे, जो जहां चाहे अपने आप वोट दे। जो उनके पास गया, वो मेरे उनके निजी रिश्ते हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे इस महापोल पे पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने महापोल पर क्या कहा है, अब वो देखते हैं। टेक्नोलॉजी और आधुनिक तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से चलती है, और ये अभी से नहीं, पहले से करती आई है। समय समय पे उसमें बदलाव भी चाहिए, वो भी करती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग का कोरोना काल के अंदर वर्चुअल
इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करी थी, तो हम लोग ने उसका स्वागत किया था। दूसरी ओर अखिलेश यादव जी ने उसका एक प्रकार से निंदा करी थी। और आज हम लोग 5 साल का जो अपना कार्यकाल है उसके बारे में एलईडी जो हर 403 विधानसभा में चलेगी, आज उसका हरी झंडी भी हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना, बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी सरकार बन रही है और उसी पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारे इस महापोल के दौरान और क्या क्या तस्वीर और सामने आई है वो भी हम आपको बताते हैं। आप देखिए कि बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी प्लस को, यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। इस महापोल के माध्यम से ये एक तस्वीर सामने आई है। जबकि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो महापोल में वो किस आंकड़े तक पहुंच पाए हैं, एक बार फिर से देखिए आप, 137 से 147 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन रहने वाला है। मतलब बहुमत से समाजवादी पार्टी गठबंधन दूर रहने वाला है। बीएसपी की बात करें तो उसकी स्थिति क्या रहने वाली है वो भी आप देखिए। महापोल कहता है कि 7 से 13 सीटों के बीच में बीएसपी सिमट सकती है, हो सकता है कि वो सिंगल डिजिट में आ जाए। महापोल के माध्यम से ये तस्वीर सामने आई है बीएसपी के लिए 7 से 13 सीट। जबकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं किनारे के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 से 7 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली थी। इस महापोल में भी कांग्रेस की स्थिति फिलहाल नहीं बदलने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महापोल पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अभी तक की जो तस्वीर रही है हमने आपके सामने रखा। समाजवादी पार्टी से अरविंद गोप जी हमारे साथ जुड़े थे। अरविंद गोप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, ओपी राजभर जी भी हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि इस महापोल पर क्या रिएक्शन उनका है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।